हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी सेंटर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, फिर से कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से थोड़ी सी बातें। आई होप सभी जितने भी बच्चों ने पेपर दिया है उन सभी ने ईमानदारी से दिया होगा। तो जिन बच्चों ने ईमानदारी से दिया है उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छे आंसर्स लिखे हैं, एप्रिशिएबल है उनके आंसर्स। और जिन लोगों ने गूगल बाबा की मदद ली है, समझ लेना बेटा, बाबा तुम्हें पेपर में मदद करने नहीं आएंगे। तो बाबा जी का साथ छोड़ दो, ठीक है। अभी के लिए अपने दिमाग का साथ अपनाओ। चलिए चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग अभी तक सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम देखें इसमें हमने क्या क्या समझा है अभी तक। तो अगर हम देखें इसमें, तो हमने सबसे पहली चीज देखी कि सोशलिज्म क्या है, ठीक है। मतलब हर चीज सामाजिक होगी, कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं बनाएगा। सिंपल सी बात, यही सारी चीजें थी। हर चीज वेलफेयर के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए होगा, कोई इंडिविजुअल प्रॉफिट के लिए कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए सोशलिज्म वालों का झंडा भी इस तरह का रहता है, एक हंसिया एक हथौड़ा। क्योंकि हंसिया और हथौड़ा क्या शो करता है बेटा? ये शो करता है कि वर्किंग क्लास के लोगों के हाथ में पावर होनी चाहिए। किसके हाथ में? वर्किंग क्लास। जैसे फार्मर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, इनके हाथ में पावर होनी चाहिए, ऐसा सोशलिज्म का मानना है। इतना हम लोगों ने देख लिया था। सोशलिज्म का इतिहास हमने देखा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से कहीं ना कहीं इंस्पायर है ये थोड़ा बहुत। और स्टार्टिंग हमने देखी थी, तीन आइडियोलॉजीज देखे थे, लिबरल्स क्या होते हैं, रेडिकल्स क्या होते हैं, कंजर्वेटिव्स क्या होते हैं। इन चार महान हस्तियों के बारे में हमें पढ़ना है। तो अब इंडस्ट्रीज कब आई, हमें पता चला कि 16 सेंचुरी से ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था यूरोप में। और कहां शुरू हुआ? तो इंग्लैंड से शुरू हुआ। सभी लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ठीक है। और ये भाई साहब कौन बैठे हैं जेब में हाथ वाथ डाले, ठीक है, तो इनको भी आप जानते हैं, कार्ल मार्क्स हैं, जिन्होंने सोशलिज्म की आइडियोलॉजी दी थी। किसके साथ मिलकर? फ्रेडरिक एंगले के साथ मिलकर, ठीक है। तो अब इसके बाद हमने क्या देखा कि सोशलिज्म का सपोर्ट या सोशलिज्म का एक्सपेंशन या सोशलिज्म आइडियोलॉजी को फैलाया कैसे गया। तो हमने देखा एक सेकंड इंटरनेशनल नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, जिसने सोशलिज्म के विचारधारा को पूरे यूरोप में फैलाया, फिर धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो जर्मनी के वर्कर्स ने, इंग्लैंड के वर्कर्स ने, इन सब ने एसोसिएशन बनानी शुरू किया, पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म करना शुरू किया सोशलिज्म की आइडियोलॉजी पर। उसके बाद रशियन रेवोल्यूशन की कहानी हम लोगों ने स्टार्ट की थी। रशियन रेवोल्यूशन का बैकग्राउंड हमने तैयार किया था। हमने क्या देखा था कि आरएसडीपी ने रशियन रेवोल्यूशन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। आरएसडीपी का फॉर्मेशन 1898 में हुआ था, 1898 में। किसकी फिलॉसफी थी इस पे? तो मार्क्स की फिलॉसफी पे बनी पार्टी थी। बाद में जब ब्रेकआउट होता है 1903 में, दो पार्ट्स में आरएसडीपी टूट जाती है, एक बोल्शेविक, दूसरा मेंशेविक। उसके बाद हमने देखा था सबसे पहला एक स्प्लिट या एक तरीके का सबसे पहला रिवोल्ट रशिया में रूसो जापानीज वॉर के बाद। तो हमने देखा रशिया और जापान का वॉर हुआ 1904-5 में। किस लिए? एक पोर्ट के लिए, एक बंदरगाह के लिए, वॉर पोर्ट के लिए, जिसमें रशिया बुरी तरह से हार गया। इसके बाद जो है रशिया में रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, जिसे फर्स्ट रिवॉल्यूशन ऑफ रशिया भी कहते हैं। इसमें वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए अपने राइट्स की डिमांड को लेकर। अब इसमें क्या हुआ? पहले तो राजा ने, जो जार निकोलस सेकंड था, इसने इस रिवॉल्यूशन को दबाने की कोशिश की, कई जगह ओपन फायर का ऑर्डर दिया, लोग मारे गए, लेकिन ये रिवोल्ट बढ़ता ही चला गया। फाइनली जार ने कुछ कंसेशन के साथ अक्टूबर मैनिफेस्टो रिलीज किया, जिसमें जनता की कुछ डिमांड को मान लिया। इसी में था कि ड्यूमा स्टेब्लिश की गई, मतलब रशिया की पार्लियामेंट स्टेबल की गई, ठीक है। और फाइनली पीटर स्टोल्पिन जो है प्राइम मिनिस्टर बनाए गए। फिर इनको 1911 में मार दिया गया, पीटर स्टोल्पिन को, ठीक है। तो यहां तक की चीजें क्लियर होंगी। और उसके बाद हमने देखा था कि बोल्शेविक और मेंशेविक के बारे में अभी समझ लीजिए, बाद में क्यों समझाना, ठीक है। अभी जान लीजिए बोल्शेविक और मेंशेविक जो 1903 में दो पॉलिटिकल पार्टीज के रूप में उभरे थे, इनमें मेंशेविक की आइडियोलॉजी क्या थी और बोल्शेविक की क्या थी। मेंशेविक क्या करना चाहते थे, समझिए बेटा, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टेबल करना चाहते थे, जैसे फ्रांस और ब्रिटेन में थी। फ्रांस और ब्रिटेन में क्या थी? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी। क्या थी बेटा? सॉरी, स्पेशली ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, मतलब राजा भी है, पार्लियामेंट भी है। तो ऐसा ही कुछ मेंशेविक भी चाहते थे, लेकिन देखते हैं क्या होता है आगे, ठीक है। मेंशेविक क्या बिलीव करते थे बेटा कि जो है कैपिटलिस्टिक और इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों की जरूरत हमें है, तो इनको
बनाए रखना चाहिए। कैपिटलिस्टिक को ऐसा ना करें कि उनकी सारी कैपिटल छीन लें, इंडस्ट्रियलिस्ट को इंडस्ट्री से हटा दें, ऐसा ना करें, याद रखिएगा। ये मानना था मेंशेविक का। ये सब जरूरी है, जरूरी तत्व है देश के लिए, ठीक है। और मेंशेविक जो है, मेंशेविक में जो रिप्रेजेंटेशन था वो काफी माइनर था, बहुत कम लोग उसका रिप्रेजेंटेशन करते थे, जिसके लीडर थे अलेक्जेंडर केरेंस्की। याद रखना, इसके लीडर कौन थे मेंशेविक के? अलेक्जेंडर केरेंस्की थे, ठीक है, ये नाम याद रहेगा। ऐसा नहीं कि मेंशेविक सोसाइटी में चेंजेस नहीं चाहते थे, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के सपोर्टर थे नो डाउट, लेकिन ये चेंज चाहते थे, लेकिन स्लो चेंज चाहते थे, बहुत फास्ट ना हो कि अचानक से राजा को उखाड़ फेंको, कोई जरूरत ही नहीं है, सब कुछ जनता के हाथ में दे दो, ये कैपिटलिस्टिक लोगों को उखाड़ फेंको, ऐसा कुछ आइडियोलॉजी इनकी नहीं थी, ठीक है। ये चाहते थे चेंजेस आए सोसाइटी में, लेकिन धीरे धीरे आए, ठीक है। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बने, सिंपल सी बात है, जैसा कि ब्रिटेन में है कि वहां पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है और जो है मोनार्की भी है, ठीक है। अब यहां पे बोल्शेविक के बारे में देखिए बेटा, बोल्शेविक कौन है ये याद रखिएगा। एक तो गरीबों की पार्टी इसे कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? गरीबों की पार्टी। मेंशेविक अमीरों की पार्टी, प्रो किंग सपोर्टर्स वगैरह थे, जितने भी लोग थे वो सब मेंशेविक में थे। बोल्शेविक में कौन थे? वर्कर्स थे, पीजेंट थे, फार्मर्स थे, ये सब लोग बोल्शेविक थे। तो बोल्शेविक में मेजोरिटी जो है ज्यादा थी, याद रखिएगा, ठीक है, जो रिवॉल्यूशन करना चाहते थे। बोल्शेविक का लीडर कौन था? तो याद रखना लेनिन था। कौन था बेटा? लेनिन, ठीक है, जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का कट्टर समर्थक था, पूरी तरह से वो चाहता था सोशलिस्ट आइडियोलॉजी फॉलो हो। सारी सत्ता किसकी है? वर्कर्स और पीजेंट्स, फार्मर्स वगैरह की, ना कि किसी राजा महाराजा की हो, सिंपल सी बात है, ठीक है, याद रखना। क्या लिखा है? दे वांटेड टू वर्क फॉर रिवॉल्यूशन, वो क्या चाहते थे? रिवॉल्यूशन के लिए काम किया जाए, रिवॉल्यूशन किया जाए देश में, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। और वो डिसिप्लिन पार्टी सिस्टम चाहते थे, मेंबर्स को कंट्रोल करना चाहते थे, ये सारी चीजें थी बोल्शेविक वगैरह की, ठीक है। और याद रखना, ये बोल्शेविक लोग सोशल मतलब ऑर्डर को स्टेबल करना चाहते थे, सोसाइटी में इक्वालिटी लाने की कोशिश करना चाहते थे, ध्यान रखिएगा ये बात, ठीक है। तो देखो एक इंसिडेंस आता है ब्लडी संडे नाम का। क्या? ब्लडी संडे नाम का। तो आपको याद है 1945 में जब रशिया हार गया था, तो उसी के बाद रशियन रिवोल्ट शुरू हुआ था, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था बेटा कि लोग जब सड़कों पर आ गए थे तो राजा ने ओपन फायर का ऑर्डर दे दिया गया था, जिसमें ये किस जगह पे ओपन फायर का ऑर्डर दिया गया था? सेंट पीटर्सबर्ग में। कहां पे? सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है। यहां पे 110 देख रहे हैं, वन ये जानते हैं ना कितना है? 110,000 वर्कर्स की डेथ हुई थी, 110,000 लोगों की, ठीक है, मतलब 110,000 वर्कर्स की डेथ हुई थी। और वो इत्तेफाक से दिन जो था वो संडे का था। कौन सा था? संडे का। तो इस इंसिडेंस के कारण उस दिन को लोग ब्लडी संडे के नाम से सेलिब्रेट करने लगे। अच्छा, ये लोग जो है सेंट पीटर्सबर्ग में क्यों इकट्ठा हुए थे? वही सिंपल सी बात है, प्राइसेस गुड्स के हाई जा रहे थे, ठीक है, राजा टैक्स वसूलने पे लगा हुआ था, यही सारी प्रॉब्लम थी जिसके कारण लोग जो है रिवोल्ट कर रहे थे सेंट पीटर्सबर्ग की सड़कों पर, ठीक है। और जिसका नतीजा यह हुआ कि 1,10,000 लोगों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा, ठीक है, याद रखिएगा। अब ऐसा नहीं है कि इस इंसिडेंस के बाद रिवॉल्यूशन ठंडा पड़ा, बल्कि और ज्यादा एग्रेसिव हो गया था, ठीक है। तभी तो अक्टूबर मैनिफेस्टो लॉन्च किया किसने? जार निकोलस सेकंड ने, ठीक है, याद रखना। और ये जो ब्लडी संडे वाला इंसिडेंस था, इसको लीड करने वाले फादर गैपोन थे, याद रखिएगा। वैसे आपके यहां उतना है नहीं, इसलिए याद रखना, याद रख लीजिएगा, अदरवाइज भूल जाइए तो भूल ही जाइए, आपकी इच्छा है, ठीक है। इसमें भी 100 वर्कर्स मारे गए थे, याद रखिएगा। फादर गैपोन की जो उसमें आए थे, ये भी 100 लोग मारे गए थे लगभग, ठीक है। अब देखो, जार ने जो है मान लिया था कि हाँ ठीक है, ड्यूमा स्टेबल होगी। ड्यूमा जब स्टेबल हुई, पार्लियामेंट स्टेबल हुई, इलेक्शन हुए, तो जो लोग चुन के आए वो राजा के थोड़े बहुत खिलाफ थे, तो राजा ने क्या किया? ड्यूमा ही पूरी की पूरी डिसमिस कर दी, फिर दोबारा इलेक्शन करवा दिया उसने। और ये प्रोसेस तब तक करता रहा जब तक उसको प्रो किंग लोग नहीं मिल गए, मतलब राजा के समर्थक नहीं मिल गए, ठीक है। तो इस तरह से 1905 का रेवोल्यूशन होता है। अब आगे की बात चलते हैं, करते हैं भाई। देखिए, पहला वर्ल्ड वॉर सभी को पता है कब से कब तक स्टार्ट होता है? 1914 से लेकर 1918 तक जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला, याद है सभी को। अभी आपने क्या देखा थोड़ी देर पहले? रशिया की हालत पहले से ही खराब है, खाने के लिए लोगों के पास खाना नहीं है, वर्क नहीं है, बेटर फैसिलिटीज नहीं है। और वहीं पे जार निकोलस सेकंड ने
अपने देश को वॉर में झोंक दिया। ये बात अब बताओ, जहां की जनता के पास बेसिक फैसिलिटीज ना हो और उसे वॉर में ढकेल दिया जाए, तो वहां की जनता खुश होगी क्या? ऑब्वियस सी बात है, आक्रोशित होगी, नाराज होगी। ठीक है, और इस नाराजगी का लेवल तब बढ़ेगा जब जर्मनी रशिया के आधे से यूरोपियन पार्ट को पूरा का पूरा कब्जा कर लेगा। अभी भी इसमें कुछ स्लाइड्स मिसिंग है बेटा, तो वो मुझे थोड़ा सा बनाने का टाइम दो। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही लेक्चर, इसको ध्यान से देखिए, समझिए, नोट्स बनाइए। ठीक है, यहां तक का रशियन रेवोल्यूशन, जार निकोला सेकंड तक का। ठीक है, तो इसके बाद का लेक्चर नेक्स्ट क्लास में मिलेगा आपको। ओके।